हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर फ्रॉम द चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग ये देखते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम में जो है नैम का फॉर्मेशन होगा। कोल्ड वॉर के टाइम में नैम का फॉर्मेशन होगा विथ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि नॉट टू ज्वाइन एनी सुपर पावर्ड ब्लॉक। और इस समय वो जो नैम वाली जो कंट्रीज है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनका टारगेट ये रहेगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके। सो द नॉन अलाइंड कंट्रीज वेर मोर देन मेरली मेडिएटर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सो ये जो नॉन अलाइंड कंट्री है, इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन तो कोल्ड वॉर में लिया, लेकिन वॉर में नहीं, वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, वॉर को रोकने के लिए। ये जो कंट्रीज थी, इनके सामने सबसे जो बड़ा चैलेंज था कि ये जो कंट्रीज थी, ये अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था, तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी। कि नैम काफ़ी जो नैम की कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, गरीब कंट्री थी, पुअर थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, पोवर्टी, इलिटरेसी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। सो इनको डेवलप करना था, इन कंट्री को डेवलप करना था इकोनॉमिकली, और ऑफ कोर्स पॉलिटिकली भी वहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट होने थे। वहाँ जो कंट्री के सिटीजन्स जो है, जो लोग हैं, उनको पॉवर्टी से बाहर निकलना था। इन सब चीज़ों के लिए सबसे जो ज़रूरी बात जो थी वो ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए इन कंट्रीज़ में। इन कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंस के बाद में वहाँ के काफ़ी सारे लोगों के सामने जो चैलेंजेस थी, जो गरीबी जो थी, इनको दूर तभी किया जा सकता था जब वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो। नाउ, विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री। कोई कंट्री अगर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर उसके पास इनफ खाने के लिए नहीं है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ के लोगों को अगर सही इलाज नहीं मिल रहा है, सही हेल्थ केयर एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, सो हम लोग उसे ट्रूली इंडिपेंडेंट, ट्रूली फ्री नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि वो अभी भी फूड के लिए या दूसरे किसी और सामान के लिए किसी अलग कंट्री पे डिपेंडेंट होगी। जैसे हमारी कंट्री में ही, जैसे 1964 या 65 का अगर हम लोग बात करें, सो हमारे पास प्रॉपरली फूड नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास इनफ फूड नहीं था, इनफ ग्रेन्स नहीं थे। हमें अमेरिका के सामने जाके अमेरिका से मांगना पड़ता था फूड। अब वो हमें इस चीज़ को लेके काफ़ी ह्यूमिलेटिंग वे में, काफ़ी बहुत अच्छे वे में हमें जो है हेल्प नहीं करते थे। इसी का रिजल्ट ये था कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया हमारे कंट्री में। सो सिमिलर चैलेंज, ऐसे ही चैलेंजेस बाकी कंट्रीज में भी थी। अगर वो अपने कंट्री में, कोई भी अगर लीस्ट डेवलप कंट्री है, पुअर कंट्री है, अगर वो अपने कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं करती है, तो उसे डिपेंड होके रहना होगा रिच कंट्रीज के ऊपर, फूड के लिए या किसी दूसरे और सामान के लिए। अब वो लोग अगर जब कभी भी हेल्प करेंगी, वो जो रिच कंट्रीज है, उसके बदले में वो लोग कुछ ना कुछ जरूर डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ अपने फायदे का डिमांड करेंगे। एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकल फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम हमें नहीं मिला। बहुत सारी नैम की कंट्रीज को जो ये फ्रीडम जो है ये नहीं मिला। ये आइडिया क्या है? द आइडिया ये जो है, ये है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, शॉर्ट फॉर्म में NIEO। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIEO, नियो। और इनका एम क्या था? ये जो नियो, जो ये जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग देख रहे हैं, इनका एम क्या था? द एम वाज टू डेवलप्ड लीस्ट डेवलप कंट्रीज, LDC, लीस्ट डेवलप कंट्री का डेवलपमेंट करना, यही एम था। ये देखेंगे, ये जो आइडिया है, ये आइडिया डेवलप होगा। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report in 1972 entitled towards a new trade policy for development. यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जैसे एक ग्रुप है, इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे जो है वो ऑर्गन्स है, जो अलग अलग चीजों को लेके काम करती है। जैसे WHO, वो काम करती है हेल्थ को लेकर के। इसी तरह यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट को लेकर काम करती है। यूनिसेफ ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई और दूसरे कई इश्यूज को लेकर काम करती है। उसी तरह वहाँ एक और एक ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं UNCTAD,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया 1972 में। रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। सो इस रिपोर्ट में क्या था, ये जो नया रिपोर्ट इन लोगों ने जारी किया, इस रिपोर्ट में क्या था? तो रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेड बाय वेस्टर्न कंट्रीज। ये जो एलडीसीज जो है, ये जो एलडीसी जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, इनके कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस मिलती थी, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है और इस कंट्री में मान लीजिए बहुत सारा कोल मिलता है, कोयला, लेकिन ये लोग कोल को माइनिंग करके नहीं निकाल सकते हैं। ये कंट्री कोल को माइनिंग करके नहीं निकाल सकती है। रीजन ये है कि इनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये लोग कोल को कैसे निकालेंगे? ये लोग जाएंगे किसी वेस्टर्न रिच कंट्री के पास, किसी रिच कंट्री के पास जाएंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे। ये जाएंगे अमेरिका के पास, यूरोप के पास, उनके यूरोपियन कंट्री के पास, उनसे हेल्प मांगेंगे कि आप हमारे कंट्री में जो कोल जो है उसका माइनिंग करो और वो हमें निकाल के दो। इसके बदले में हम लोग आपको जो है, आपको हम लोग इसके बदले में जो आपकी जो चार्जेस जो है वो देंगे। ये रिच कंट्री जब ऐसा करती थी तो ये बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती थी। एज ए रिजल्ट ये एक्सप्लॉइट करती थी इन पुअर कंट्रीज को। सो पहला तो ये नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो है ये लीस्ट डेवलप कंट्री का कंट्रोल हो, ना कि किसी वेस्टर्न डेवलप कंट्री का। ये एम था, ये रिपोर्ट में लिखा गया था। obtain access to western market so that LDC could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poor countries। उस टाइम में ये था कि जैसे मान लो ये पुअर कंट्री है, एलडीसी है, ये एक एलडीसी लीस्ट डेवलप कंट्री, गरीब कंट्री है, और ये एक रिच कंट्री है, ये एक रिच कंट्री है, ये यूरोप की, अमेरिका की एक रिच कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है। सो ये रिच कंट्री अपने काफी सारे सामान ये गरीब कंट्री में बेचती थी। एलडीसीज में वो लोग बेचते थे अपने सामान, इससे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था, इनसे बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट होता था। लेकिन ये लोग प्रॉपर्ली अलाउ नहीं करते थे ये एलडीसी को उनका सामान बेचने के लिए। सो एज अ रिजल्ट ये एलडीसी कंट्रीज जो है ये रिच कंट्री में अपना सामान नहीं बेच पाती थी। सो सेकंड जो पॉइंट है ये है कि इनको भी मौका मिले, एलडीसी कंट्रीज को भी ऑप्शंस मिले, मौका मिले, ताकि वो भी अपना प्रोडक्ट को बेच पाए रिच कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में। देन द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थे, क्योंकि ये लोग तो डेवलप नहीं करेंगे, ये लोग न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं, जो एलडीसीज है वो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं, उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। जनरली टेक्नोलॉजी जो भी है वो होंगी रिच कंट्री के पास। तो ये लोग टेक्नोलॉजी को देते नहीं थे, ये गरीब कंट्रीज को। जो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर बनाने का टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन का टेक्नोलॉजी, बहुत सारे मेडिसिन, मशीन बनाने का टेक्नोलॉजी, सो इस तरह की टेक्नोलॉजी, पावर प्लांट, डैम बनाने का टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ये लोग शेयर नहीं करते थे। क्योंकि अगर ये लोग, क्योंकि उन टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बनाते थे ये रिच कंट्री, वही तो प्रोडक्ट इनको सेल करते थे, तो इनसे रिच कंट्री को लॉस होता, तो ये लोग अपना वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते थे। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो शेयर करे, और इसके साथ ही जो भी एलडीसी कंट्री है उनको ग्रेटर रोल प्रोवाइड करे, उनको ग्रेटर रोल प्रोवाइड करे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में। जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एक है वर्ल्ड बैंक, एक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म याद रखना है आपको, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। सो इन सब में इन कंट्रीज को जो है रोल मिले, ये कंट्री भी अपना कुछ रोल प्ले कर पाए। तो ये भी एम था, इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था। सो ये रिपोर्ट के ये जो 4 पॉइंट है आपको याद रखने हैं कि ये क्या पॉइंट्स थे। नेक्स्ट, ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइंड चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक इशू। हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन होगा, नैम का जो फॉर्मेशन होगा वो तो कोल्ड वॉर के इशू को लेकर होगा, लेकिन इसके साथ ही वो लोग आपस में कॉपरेट भी करेंगे, जो नैम की कंट्रीज है वो आपस में कॉपरेट भी करेंगे। सो धीरे धीरे ये लोग अपने इकोनॉमिक इश्यूज को उठाने लगेंगे, नैम के कंट्री अपने इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के वर्ल्ड के सामने रखने लगेंगे कि इनके साथ इस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो लोग आपस में कॉपरेट करेंगे। 1961 में जब बेलग्रेड में पहला समिट हुआ था नैम का, सो इकोनॉमिक इशू उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था।
उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कि किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करना। लेकिन 1970s के बाद देखेंगे कि ये इकोनॉमिक जो इश्यूज है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन गया नैम में। नैम के कंट्रीज जो है वो आपस में इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करने लगे कि मिलके हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं, मिलके हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है तो नैम की कुछ कंट्री आपस में मिलके आएगी और टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। तो इस तरह के इश्यूज को वो लोग डिस्कस करने लगे। नैम इसके साथ ही वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप भी बन गए। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये है कि नैम के कंट्री एक साथ मिलकर, नैम में जैसे काफी सारी कंट्रीज थी, वो लोग एक साथ मिलके वो लोग जो है वो लोग अपील करती थी वेस्टर्न जो रिच कंट्री है उनको टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, उनके मार्केट को एक्सेस देने के लिए। सो एज ए रिजल्ट जब इतनी सारी कंट्री मिलके किसी कंट्री को बोलेगी तो उसका कुछ ना कुछ तो वेटेज जरूर होगा। तो ये लोग मिलके एक तरह का प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे थे नैम। सो ये नैम का इंपॉर्टेंस है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नैम क्या आज भी रिलेवेंट है, हाँ बिल्कुल रिलेवेंट है। प्रीवियस वीडियो मेरा जो पार्ट 3 है वहां पे हम लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। बाय द लेट 1980s हाउएवर नियो इनिशिएटिव फेडेड। लेकिन 1980s आते आते ये नियो का जो इनिशिएटिव जो है ये धीरे धीरे फेड होने लगा। इसका इफेक्ट जो है ये नियो का ये धीरे धीरे कम होने लगा। क्या रीजन है? बिकॉज द स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्री हु एक्ट एज यूनाइटेड ग्रुप while द नॉन अलाइंड कंट्री स्ट्रगल टू मेंटेन देयर यूनिटी इन द फेस ऑफ अपोजिशन। हम लोगों ने ये देखा कि ये जो नैम कंट्रीज जो है ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज है इन पे प्रेशर बना रही थी बहुत सारे डिमांड को लेकर के। 1980s में हम लोग आएंगे, देखेंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो लोग एक साथ आ गए। अब वो लोग एक साथ आकर के इस नैम के जो भी डिमांड जो भी थे, नैम में जो कंट्री जो थी इनके डिमांड को अपोज करने लगे। सो पहले फेज में हम लोग ये देखेंगे नैम के सभी कंट्री आपस में मिल के प्रेशर डालेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। नैम के सभी कंट्री मिल के डिमांड करेंगे किसी भी इशू को। एज ए रिजल्ट इनका वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगा। अब वेस्टर्न कंट्री उस समय यूनाइटेड नहीं थी, लेकिन बाद में वेस्टर्न कंट्री यूनाइट हो जाएगी। अब वो लोग मिलके जो भी वो लोग का डिमांड है नैम कंट्रीज का, जो नियो इनिशिएटिव में जो भी डिमांड है उनको अपोज करेंगे। और इसके साथ ही जो नैम में जो भी कंट्रीज थी, नैम ग्रुप में जो भी कंट्रीज थी, उनके बीच ही काफी सारा कन्फ्लिक्ट आएगा। उनके बीच ही काफी सारा कन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा। वो लोग आपस में ही किसी बहुत सारे इश्यूज को लेकर के झगड़ेंगे, आपस में ही बहुत सारे इश्यूज को लेकर के झगड़ेंगे। सो एज अ रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे कि नैम जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बाद में नहीं रहेगा। यहां देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? ये जो 4 पॉइंट मैंने बताया, ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सो इस वीडियो में यहीं तक। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, वहां मैं इंडिया और कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का कैसा कंडीशन था, इंडिया क्या कर रहा था, मैं इन इश्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।